नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले मैंने वन सेशन करा दिया जिसमें समसामयिकी घटनाक्रम था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य को कवर किया जाए। आर्थिक परिदृश्य में देखते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। जैसे 1 जुलाई 2023 से लघु बचतों की कुल योजनाओं पर ब्याज दरें में कितना प्रतिशत, 0.3% बिंदु तक की वृद्धि हुई है। मात्र कितना हुआ है, 0.3% तक के। इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 1 जुलाई 2023 से लघु बचतों की कुछ योजनाओं पर ब्याज दरें में 0.3% बिंदु तक की वृद्धि की गई है। यह 1 अप्रैल 2020 के बाद 2 वर्ष से भी अधिक समय तक लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें में निचले स्तर पर रखने के बाद इन दरों में वृद्धि का सिलसिला सरकार 1 अक्टूबर 2022 से शुरू किया था। अब बचत की वृद्धि सरकार को 1 अक्टूबर 2022 से थी, 0.3% इस बार कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, यह लघु बचतों को जो ब्याज दरें हैं इसका एक प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, इसका एक सूची तैयार किया हुआ है जिसमें देख सकते हैं कि योजना और 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक का, 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक का और 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का। इसमें प्रतिशत बाई में दिया है। बचत खाते जो है 4% है और जून तक, ये मार्च तक था 4%, जून तक 4% ही और सितंबर तक 4 ही रहेंगे। और 1 वर्षीय समय अवधि जमा 6.6, 6.8 और 6.9 ऐसे करके टोटल को देखा जाए तो 0.3% की मात्र वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट जो है एक HDFC बैंक में जो है HDFC बैंक में HDFC का विलय हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक में HDFC का विलय, देखिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं। क्या है कि पूर्व घोषित योजना के तहत आवास वित्त क्षेत्र में देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का विलय अब निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक में 1 जुलाई 2023 से हो गया है। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की जा चुकी थी। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के बाद इस विलय के लिए मार्ग जून 2023 में प्रशस्त हो गया था तथा विलय प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए दोनों वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल के अलग अलग बैठक 30 जून 2023 को हुई। HDFC बोर्ड की यह अंतिम बैठक थी। इसके बाद HDFC का HDFC बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावित हो गया। इस विलय के चलते HDFC के शेयर्स अब 13 जुलाई 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा लिए गए हैं तथा HDFC के शेयर धारकों को उनके प्रति 25 शेयर्स के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर दिए गए हैं। इस विलय के बाद बाजार पूंजीगत जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP की दृष्टि से HDFC बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद दूसरा बड़ी कंपनी बन गई है तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है यह तीसरे नंबर पे आ गई। टाटा तीसरे पे, दूसरे पे HDFC और पहले पे रिलायंस है। नेक्स्ट आया है क्या कि चीनी सत्र जो है 2023 से 24 के लिए गन्ने के उचित मूल्य एवं लाभकारी मूल्य में वृद्धि हुई है। तो जो चीनी सत्र है 2023 से 24 वित्तीय वर्ष जो है उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, मूल्य में वृद्धि हुआ है, 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि उर्वरता की बहाली और सुधार हेतु कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उर्वरता की बहाली एवं सुधार हेतु कार्यक्रम है PM प्रणाम योजना। ये देखिए इसके बारे में देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करते हुए तथा वैकल्पिक एवं प्राकृतिक उर्वरकों को बढ़ावा देते हुए उर्वरकों के संतुलित सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए PM प्रणाम इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। PM प्रणाम का जो है, PM प्रणाम का प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 28 जून 2023 को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों के रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग पर प्रोत्साहन देगी। इस कार्यक्रम का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2023 से 24 का बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में किया था। इसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन 28 जून 2023 को प्राप्त हुआ है। पीएम परिणाम के जरिए रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम करके तथा प्राकृतिक एवं वैकल्पिक उर्वरक को अपनाने को प्रोत्साहित करके सरकार का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्या है, कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यक्रम हुआ है। कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय हुआ है। देश के रक्षा निर्यातों के लिए बाजारों का विस्तार कर ऐसे निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया में कुआलालंपुर में जुलाई 2023 में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई 2023 को किया है। यह कार्यक्रम हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित भारतीय रक्षा उत्पादों के मलेशिया को विपणन व इनके रख रखाव आदि दिशा की पहल करेगा। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया देश व भारत के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच एक संपर्क केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विदेश में 2 संपर्क कार्यालय लेसन ऑफिस यदि लंदन और मॉस्को में पहले ही है। नव स्थापित कुआलालंपुर कार्यालय देश के बाहर इसका पहला ही क्षेत्रीय विपणन कार्यालय है। मार्च 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण रिजर्व बैंक का ताजा आंकड़ा आया है। तो मार्च 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण आया है। विदेशी ऋण का आंकड़ा जो है यह कौन जारी किया है? आरबीआई जारी किया है। इस आंकड़े को एक बार देखते हैं हम लोग। सितंबर 2022 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण के आंकड़े मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2022 में जारी किए गए थे। इस संबंध में मार्च 2023 तक स्थिति के आंकड़े जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 30 जून 2023 को जारी किए गए और रिजर्व बैंक ने इन आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना है? 624.7 अरब डॉलर था। कितना था? 624.7 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पहले मार्च 2022 के अंत में कितना था? 619.1 अरब डॉलर था। कितना की वृद्धि हुई है? तो 5.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुआ है 2022 से 23 के दौरान। नेक्स्ट क्या है? 2023 से 24 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को विश्व बैंक ने घटाया है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में भी अनुमानों में परिवर्तन किया गया है। तो 2023 से 24 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को विश्व बैंक ने घटाया है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में भी अनुमानों में परिवर्तन किया है। तो देखिए ये क्या है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, क्षेत्रों एवं संपूर्ण विश्व की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को संबंध में विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जून 2023 में जारी किया है। इसमें कितना प्रतिशत? 7.2% अनुमानित किया गया है। 2023 से 24 में भारत में वृद्धि 6.6% रहने का पूर्वानुमान विश्व बैंक ने जनवरी 2023 में ही व्यक्त किया था। इस वृद्धि जो है 6.3% रहने का विश्व बैंक का ताज़ा जून 2023 में पूर्वानुमान है। कितना? 6.3% रहने का पूर्वानुमान है जून 2023 में। तो वैसे करके हम लोगों ने आर्थिक परिदृश्य को भी खत्म किया। फिर नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ऐसे करके हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ना कि एक ही बार में बड़े में। देख लीजिए और भी इशू हम लोग पढ़ लेते हैं। चीन में वृद्धि 2021 में 8.4% व 2022 में 3% रही थी। महामारी के बावजूद 2020 में चीन में 1.2% की धनात्मक वृद्धि प्राप्त की गई थी। 2023 में वहां वृद्धि 4.3% रहने का पूर्वानुमान है। जनवरी 2023 में विश्व बैंक ने व्यक्त किया था जब 5.6% अनुमान है। और पाकिस्तान के बारे में देखिए, पाकिस्तान 2021 से 22 में 6.1% वृद्धि प्राप्त की थी तथा
2022 से 23 में वही 0.4% तथा 2023 से 24 में 5.2% वृद्धि का पूर्वानुमान है। और भारत के एक ही अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश 2021 से 22 में देखिए जीडीपी वृद्धि 7.2% रही थी, जबकि 22 से 23 में और 23 से 24 में वहाँ क्रमशः 0.4% और 2.0% की वृद्धि रहने का पूर्वानुमान विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। वैसे हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य। तो आइए राष्ट्रीय परिदृश्य जितना बनता है सितंबर 2023 का सामान्य ज्ञान दर्पण से उसको कवर किया जाए। करेंट अफेयर तो देख सकते हैं विश्व के शीर्ष लगभग जो 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान क्यूएस रैंकिंग 2024 में आए हैं। तो देखिए 1500 टोटल विश्व भर में उच्च संस्थान है, उसमें 45 संस्थान भारत के आए हैं। ये क्यूएस रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। यह बता दें शैक्षणिक निष्पादन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित क्यूएस जो है क्वाकवेरियल साइमंड्स एजेंसी के द्वारा प्रति वर्ष किया जा रहा है। ये एजेंसी ने 2024 के लिए अपनी 20वीं रैंकिंग जो है 28 जून 2023 को जारी की है। इसमें विश्व के शीर्ष लगभग 1500 संस्थानों के निष्पादन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। विश्व के इन 1500 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2023 की रैंकिंग में 41 तथा 2022 में 35 संस्थान प्राप्त हुए थे। इस वर्ष भारत के 4 विश्वविद्यालय पहली ही क्यूएस की वार्षिक रैंकिंग में स्थान पा सके हैं। भारत के निजी विश्वविद्यालय में सर्वोच्च रैंकिंग जो है 771 से लेकर 780 के बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस वर्ष रही है। क्यूएस 20वीं वार्षिक रैंकिंग में भारत के 45 विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों के स्थान मिले हैं, जिसमें 13 संस्थानों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट इस बार आई है, जबकि इतने अन्य रैंकिंग यथावत रही है। और 4 विश्वविद्यालय संस्थानों ने पहले ही इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त किए हैं। तुलना के लिए इनकी पिछली 2023 की रैंकिंग में तालिका दर्शाई गई है, वो तालिका देखिए कि क्यूएस रैंकिंग 2024 में संपूर्ण विश्व के पहला स्थान कैम्ब्रिज जो अमेरिका स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT का है। यह लगातार 12वां वर्ष है जब MIT विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान क्यूएस रैंकिंग में बताया गया है। इसके बाद दूसरा स्थान किसका है तो देखिए यहाँ पे रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से क्यूएस रैंकिंग 2024 विश्व के शीर्ष टॉप 10 संस्थान है। तो देखिए पहला क्या है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। ये कहाँ का MIT? अमेरिका का, जो लगभग 12 सालों से प्रथम स्थानों पर रहा है, 2023 में भी 2024 में भी। फिर उसके बाद है यूके का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ऐसे करके टॉप 10 यूनिवर्सिटी यूएस और लंदन और यूके और स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के ही हैं। क्यूएस रैंकिंग में भारत के 15 जो है विश्वविद्यालय शीर्ष पे कौन रहते हैं? देखिए सबसे टॉप पे रहा है भारत में IIT बॉम्बे जो 149वें स्थान पे 2024 में, 2023 में 172 स्थान पे था। फिर उसके बाद IIT दिल्ली, फिर उसके बाद था बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, फिर IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर अन्ना यूनिवर्सिटी है ऐसे। नेक्स्ट आते हैं देश के बाहर IIT का पहला कैंपस जंजीबारा में कौन सा IIT ने रखा है? तो देखिए भारत के विश्व विख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के परिसर अब विदेश में भी स्थापित करने की सरकार की योजना है। IIT का विदेश में ऐसा पहला कैंपस तंजानिया के उन शाश्वत क्षेत्र जंजीबार में स्थापित किए जाएंगे। यह IIT मद्रास के परिसर होगा। किसका होगा? IIT मद्रास का होगा, जो पहली बार विदेश में कैंपस अपना करेगा, जिसके लिए भारत के शिक्षा मंत्री IIT मद्रास व जंजीबार तंजानिया के शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच सहमति पर MOU पर हस्ताक्षर 5 जुलाई 2023 को जंजीबार में संपन्न हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। तथा जंजीबार के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर हुसैन अली मिवनी की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर सहमति पत्र पर किए गए। यह पहला अवसर है जब देश के किसी IIT का कैंपस विदेश में स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित कैंपस में अक्टूबर 2023 में ही प्रशिक्षण शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना हेतु विधेयक पारित किया गया। तो देखिए देश में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर अनुसंधान व विकास का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना
सरकार का इरादा है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था विधेयक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही लाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 28 जून 2023 की बैठक की मंजूरी प्रदान की गई थी। नया प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन संसद के 2008 के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ACRB की व्यवस्थापित करेगा। अनुसंधान के क्षेत्र में देश के इस शीर्ष निकाय की अगले 5 वर्ष की अवधि 2023 से 28 तक 50,000 करोड़ अनुमानित की गई है, जिसमें 14,000 करोड़ सरकार उपलब्ध कराएगी और 36,000 करोड़ उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अनुदान आदि के द्वारा जुटाए जाएंगे। नए प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड ने विभिन्न विषयों से संबंधित प्रख्यात शोधकर्ताओं और पेशेवर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्वयं NRF के गवर्निंग बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। NRF का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता की एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रसारित होगी। एक ग्रैमी विजेता गीतकार जो है फाल्गुनी शाह के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गीत एम्बेसडर इन मिलेट्स भारत की पहल पर चालू वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। इस प्रक्षेप्य में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम भी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक गीत की रचना भी ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है। भारतीय मूल की गायिका व उनके गीतकार गायक पति गौरव शाह के साथ मिलकर रचे गए हैं। इस गीत को एम्बेसडर इन मिलेट्स नाम दिया गया है। मूलतः हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री ने आवाज दी है। मोटे अनाज की महत्व बताने के लिए इस गीत को 16 जून 2023 को जारी किया गया है। गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं का भी इसका अनुवाद किया जाएगा। गीत के संबंध से जानकारी देते हुए भारतीय मूल के अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने पत्रकारों को बताया कि एम्बेसडर इन मिलेट्स को मोटे अनाज के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। उस बातचीत के दौरान मोटे अनाज पर गीत लिखने के आग्रह प्रधानमंत्री मोदी ने से किया था, जिस पर प्रधानमंत्री से भी इस गीत की रचना में शामिल होने के निवेदन उन्होंने किया और वह तैयार हो गए। फालू ने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री के साथ गीत लिखने को लेकर बेहद नर्वस थी। उन्होंने बताया कि गीत लिखना अलग बात होती है, जबकि प्रधानमंत्री के साथ गीत लिखना अलग बात होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों द्वारा एकजुटता की पहल एक सप्ताह बाद ही रंगकप्पा में फूट हुआ। तो लोकसभा के आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट स्थापित करने की तैयारियां विपक्षी दलों ने शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न विपक्षी दलों के बीच अलग अलग वार्ताएं यद्यपि पहले से ही चल रही है। इस दिशा में एक बड़ी पहल 23 जून 2023 को हुई, जब कांग्रेस, जनता दल यूवी और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रंकापा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित 17 प्रमुख विपक्षी दलों ने आपसी मतभेद को दरकिनारा करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के एकजुट होकर लड़ने का फैसला पटना में 23 जून 2023 को संपन्न बैठक में किया। किंतु इस बैठक के एक सप्ताह के बाद ही विपक्षी दलों की अंदरूनी एकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह उस समय लग गया है जब महाराष्ट्र के रंगप्पा के लगभग 40 विधायक शरद पवार के नेतृत्व को अंगूठा दिखाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए। विपक्षी दलों की 23 जून की पटना बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल में पटना में उनके सरकारी आवास में हुई। उन्होंने अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। उसमें बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी और रंगकप्पा के अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप के संयोजक व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री
भावंत मान और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी व भाकपा के डी राजा सहित 32 प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी के मायावती की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौधरी जयंत सिंह किसी पारिवारिक कार्यक्रम के कारण उसमें उपस्थित न हो सके थे। तो यहाँ पे एक दृश्य देख सकते हैं कि पटना में विपक्षी दलों के महाबैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पे दृश्य। बैठक में सभी नेताओं का एक विचार स्पष्ट किया गया कि आपस लड़ाइयों को बचते हुए मतभेद भूलकर भाजपा को हराने की रणनीति उन्होंने बनानी चाहिए। इसके लिए साझा एजेंडा बनाने के लिए बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। कांग्रेस के राहुल गांधी ने बैठक में विपक्षी एकता की शुरुआत बताते हुए इसे विचारधारा की लड़ाई बताया। आपसी मतभेद की बात स्वीकार करते हुए लचीलेपन के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात उन्होंने कही है। लोकसभा के आगामी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर कई चर्चा इस बैठक में नहीं की गई। चुनाव के लिए भावी रणनीति पर अगली बैठक के विचार करने के लिए सहमति रही है और विपक्षी दलों की ऐसी आगामी बैठक 10 से 12 जुलाई 2023 को शामिल करने का निर्णय पटना में लिया गया था, किंतु यह बैठक अब बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को करने का निर्णय बाद में लिया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य में किसी मामले में सीबीआई जांच हेतु सामान्य अनुमति वापस लेने का 10वां राज्य बन गया है। तमिलनाडु राज्य में किसी मामले में सीबीआई जांच हेतु सामान्य अनुमति वापस लेने वाला कैमा राज्य बना है 10वां। तो कांग्रेस शासित राज्य की तर्ज पर अब जो है डीएम के शासित तमिलनाडु भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां सीबीआई की किसी जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है। पूर्व अनुमति किसी मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा तमिलनाडु को डीएम के सरकार ने 14 जून 2023 को उस समय की, जब राज्य के एक मंत्री वी सेंथिल बालाजी के धन संशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के लिए गठित प्रवर्तन निदेशालय तथा इसी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही के लिए गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है NIA पूरे देश में कहीं भी जांच व गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र है तथा इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के मामले में ऐसा नहीं है। सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत हुई थी, जिसके एक विशेष प्रावधान के तहत सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से पूर्व अनुमति पहले लेनी होती है। पूर्व वर्षों में सीबीआई ने अपने जांचों के लिए सामान्यतः सहमति सभी राज्यों से प्राप्त की, किंतु धीरे धीरे मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, मेघालय सरकारों में सीबीआई जांच के लिए सामान्य स्वीकृति पहले वापस ले चुकी है तथा तमिलनाडु ऐसे स्वीकृति वापस लेने वाले देश का 10वां राज्य है। इसमें मिजोरम ने यह कदम 2015 में उठाया था, जबकि महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, राजस्थान, पंजाब 2020 में। नेक्स्ट है कि 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए हरियाणा में प्राणवायु देवंता पेंशन योजना। तो इसमें कहा गया कि 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने वृक्ष को यदि कोई उसको सुरक्षित रखता है तो उसे प्रति माह दोस्तों पेंशन के रूप में कितना 2500 प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ये कहाँ पे होगा? हरियाणा राज्य में यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, विपर्जय चक्रवात से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हो। ये सभी अवगत है इस घटना से दोस्तों। विपर्जय चक्रवात से गुजरात तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही आई थी जून 2023 में। ये अरब सागर से उठी चक्रवात तूफानी विपर्जय गुजरात के तटीय क्षेत्र में भारी तबाही 15 जून की रात्रि गुजरात के तट में टकराने के बाद यह हुआ था। तो इसका एक छोटा सा दृश्य भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे यह जो है विपर्जय यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे आया था। इधर से पूरा गुजरात को क्षेत्र करते हुए 16 जून को रात्रि में आया था कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम अब क्या कर दिया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। यह नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिसर में स्थित जो है 3 मूर्ति परिसर में स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी जो है का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुरस्कार सोसाइटी कर दिया गया है।
नाम में परिवर्तन का यह निर्णय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की 16 जून 2023 में नई दिल्ली में संपन्न बैठक में किया गया। राजनाथ सिंह सोसाइटी के उपाध्यक्ष और बैठक को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह के नाम पर परिवर्तन का प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि नए प्रारूप में यह संग्रहालय अब जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के सभी प्रधानमंत्री योगदान तथा उनके समक्ष, यानी कि इसमें अब जो दोस्तों जो पहले मेरे प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री जो जेल नेहरू थे, वहां से लेकर अभी जो 15वें क्रम के दोस्तों हैं, 15वें क्रम के मोदी, उनके बीच में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में मूर्ति, उनके बारे में जानकारी, सारी चीज़ वहां पे उपलब्ध होंगी। आप वहां पे जाकर देखकर उसका निर्णय ले सकते हैं कि हाँ ये हमारे देश के इस समय प्रधानमंत्री रहे थे और इन्होंने ये कार्य किया था, तो उसके बारे में डिटेल्स उसमें जानकारी दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए PhD की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। नेट, सेट और स्लैब की अब अनिवार्यता हो गई है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधे नियुक्ति के मामले में PhD जो है अनिवार्यता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कर दिया है, ने अब समाप्त कर दिया है उसको, और पदों पे सीधे नियुक्ति किया। अब जो है नेट, सेट और स्लेट की अनिवार्यता न्यूनतम योग्यता होगी। यह नियम 1 जुलाई 2023 को लागू किया गया। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना UGC द्वारा कर दी गई है। 1 जुलाई को जारी किया गया। अब आइए नेक्स्ट है, छोटे अपराधों के मामले में कारावास के स्थान पर केवल अर्थदंड का ही प्रावधान करने के लिए विधेयक किया गया है। तो न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए छोटे अपराधों के मामले में कारावास की सजाओं के प्रावधान को समाप्त कर केवल अर्थदंड का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए जो है विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 मौजूदा मानसून सत्र में ही संसद में लाया जा सकता है। विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 12 जुलाई 2023 को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक को जरिए 19 विभिन्न मंत्रालय से जुड़े 42 कानून और 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे अपराधों में कारावास का प्रावधान को हटाया गया। इसके अधिनियमित होने पर छोटे अपराधों के लिए अब केवल अर्थदंड का आरोपण किया जाएगा। इस विधेयक को मूलतः दिसंबर 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था, जहां संसद के संयुक्त समिति को उसे संदर्भित किया गया था। संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2023 में सौंपी थी। न्यायालय में लंबित मामले को निपटाने के लिए अर्थदंड के प्रावधानों को पिछली तिथि से ही लागू करने की सुझाव भी सहमति के सुझाव में शामिल है। तो यहाँ पे तिथि व संक्षिप्त घटनाक्रम देख सकते हैं जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। तो इसे एक बार वन लाइनर के लिए रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। इसका डिटेल्स तो पढ़ चुके हैं। जून में देखिए 14 जून को देखिए तमिलनाडु राज्य में CBI जांच के लिए जो है सामान्य सहमति वापस ले ली गई। यह 10वां राज्य बन गया है। और 16 जून को है कि नई दिल्ली स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय का पुस्तकालय सोसाइटी के नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। मोटे अनाजों के महत्व को दर्शाने के लिए गीत जो है एम्बेसडर इन मिलेट्स जारी किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता फालू व प्रधानमंत्री मोदी की साझा की रचना है। 17 जून को वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण जो दिव्यांग कला मेला इंदौर में संपन्न। और गीता प्रेस जो है गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा, इसमें बताए थे आपको कितने रुपए की राशि दी जाती है और लेने से मना कर दिया गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसने दान लेने से मना कर दिया गीता प्रेस गोरखपुर ने, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। 22 जून में देखिए स्वामीनाथन जो है जानकी रमन की भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन। वर्ष 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का वितरण किया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव के भाजपा को हराने के लिए 17 प्रमुख विपक्षी दलों ने पटना में साझेदारी की। उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार ने किया, बिहार के मुख्यमंत्री। वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बाल पुरस्कारों की घोषणा की गई। फिर 28 जून को देखिए धरती व उर्वरता की वृद्धि हेतु PM प्रणाम जो है कार्यक्रम 2023 से 24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। भोपाल में जो है 29 जून को एक सप्ताह में दिव्यांग कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 2022 से 23 जून को अंत में
भारत का जो है बाह्य ऋण रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जारी किया गया। और जुलाई को देख लिए एचडीएफसी का विलय हो गया। एचडीएफसी बैंक में जो है एचडीएफसी का विलय हो गया 1 जुलाई को। भारतीय पुलिस सेवा के रवि सिन्हा जो है रॉ का नए प्रमुख बने हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति के मामले में जो है पीएचडी की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। आईआईटी के विदेश मामले में कैंपस जंजीबार में स्थापित करने वाला समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। कौन आईआईटी मद्रास पहला है बन गया है भारत का। नेक्स्ट 11 जुलाई को देखिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है कुआलालंपुर मलेशिया में क्षेत्रीय विपणन कार्यालय की स्थापना करेगा। और 13 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो 2 न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 सर्वोच्च न्यायाधीश के सहित हो गई है। अब कितना हो गया है न्यायाधीशों की संख्या? 32 हो गया है मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में फ्रांस के सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। 14 जुलाई को कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये सभी अवगत है चंद्रयान 3 जो सफल परीक्षण हुआ है 14 जुलाई को। चंद्रयान 3 के बारे में नेक्स्ट टॉपिक दिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब लैंड होगा दोस्तों चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर? तो 23 अगस्त को लैंड होगा। और ये छोड़ा कब गया था? 14 जुलाई को छोड़ा गया था। यह सफलतापूर्वक जो है दोस्तों 23 अगस्त को। इसमें लगभग कितने दिन लगेंगे? इसमें लगभग 41 दिन लगेंगे दोस्तों इसको जाने में, ठीक है। और यह छोड़ा कब गया था? 14 जुलाई को छोड़ा गया था। और इसरो के बाहुबली कहे जाने वाले दोस्तों LVM-3 MK4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को ले गया है। और ये लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को छोड़ा गया। यह कब छोड़ा गया ये भी पता होगा आपको कि लगभग 2:30 बजे करीब में छोड़ा गया था। तो वैसे हम लोग ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट किया। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में।